आइए हम लोग जो है इसका सेक्शन बी देखते हैं, जो 2021-22 में पेपर हुआ था काशी विद्यापीठ का मैथमेटिक्स का। उसमें जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो 8 दिए हुए थे, 5 नंबर के 5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन थे, और उसमें से 8 में से आपको 5 अटेंड करना था। देखिए ये लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 में से 5 को अटेंड करिए। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वो है प्रूव दैट द सीरीज 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 के पावर 4 प्लस डॉट डॉट इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। देखिए सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज से ये समेशन यून बराबर 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियरली दिस इज ए जीपी। ये हमारी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इन विच आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड कर दीजिए, 1/2 स्क्वायर और पूरे के अपॉन 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये 1/2 आ रहा है यहाँ। आप ध्यान से देखिए ये जो 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही 1/2 क्यूब अपॉन 1/2 स्क्वायर डिवाइड करेंगे फिर से 1/2 आएगा। तो ये जो आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, ये 1/2 क्या है, इसका कॉमन रेशियो है। तो अब इस कॉमन रेशियो के साथ आर की वैल्यू 1 से कम है। अगर जो बच्चे बहुत अच्छे से इसको पढ़े थे इनफाइनाइट सीरीज, इसका उत्तर यही वो जान गए कि ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। आर की वैल्यू 1 से कम होती है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। लेकिन आप यहां अगर आर बराबर 1/2 लिख करके लेस देन 1 लिख देंगे तो 5 नंबर का मैटर कंटेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए थोड़ा इसको हम लोग बढ़ाते हैं। हम करते क्या है, पहले इसमें एसएन निकालते हैं। एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो 1/2 स्क्वायर 1/2 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 के पावर 4 डॉट 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 1/2 के पावर एन, ये लिख लिया। एसएन का सूत्र होता है ए 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 के पावर एन और 1 माइनस 1/2। ये देखिए ऊपर हो गया 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2 भी 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 के पावर एन, ये 1/2 कैंसिल हो गया। यहां से एसएन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 के पावर एन, ये एसएन है। इस पे लिमिट लगा दीजिए ऑन टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट बोथ साइड। अगर इस पे लिमिट लगा दें हम लोग दोनों तरफ इस टर्म पे, तो ये देखिए क्या करेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट 1/1 माइनस 1/2 के पावर एन 1/2 के पावर इनफिनिट। 2 के पावर इनफिनिट की वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी तो 1/∞ इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एसएन की वैल्यू 1 आई। 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए हमारी दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी। जब भी कभी हम लोग एसएन पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट, और इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, तो वो सीरीज कैसी सीरीज होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसलिए पहले क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब आप इसको पूरा लिख देंगे तो ये 5 नंबर का मैटर कंटेंट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा गेस करता हूं कि इस टॉपिक पे इस बार क्या होगा। देखिए इनफाइनाइट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके पास हैं जो 5 नंबर लायक हैं, तो आप सारे टेस्ट पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कोई टेस्ट दे दे, उस टेस्ट पे एक छोटा सा सवाल दे दे। 10 टेस्ट थे पॉजिटिव सीरीज के, उस पे कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है, वो 5 नंबर लायक है। जिसमें रेशियो और आगे के टेस्ट लगते हैं जो उनमें थोड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है। लेकिन 5 टेस्ट से पहले जैसे आपका पहला डाइवर्जेंट टेस्ट था, कॉची एनथ रूट टेस्ट था, और इधर इसी साइड में ही 5 टेस्ट से पहले ही पी टेस्ट था। इन सारे टेस्टों का आप जब आप देखेंगे तो ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए बी पोर्शन हम लोग गेस करते हैं। फिर से इसका बी पोर्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें 8 क्वेश्चन है आपके पास। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इज ए कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स बराबर ए। कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जहां एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है पॉइंट एक्स बराबर 0 पर। चलो देखते हैं, ये कॉपी में भी आपके पास होगा। आप इसमें देखिए क्या हो रहा है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स हमने पहले मान लिया जब एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर में। आप एक काम करेंगे, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स बराबर 0 पे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आइए समझते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0, एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स एफ एक्स की वैल्यू लिख दिया।
हमको पता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब निगेटिव होती है उसमें मॉड x का मान -x होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो गया, यहाँ मॉड x की वैल्यू -x। अब यहाँ 0 के आगे यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी -0 इज इक्वल टू 0, तो LHL बराबर 0 हो गया। ऐसे ही RHL निकालेंगे एट x बराबर 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, या फिर से fx की वैल्यू देखो मॉड x दिया है, मॉड x लिखे, यहाँ 0 प्लस लगाएंगे, 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव, अगर प्लस का x आएगा मॉड जब निकलता है तो ये 3 वैल्यू आती है। जो बच्चे अपनी संस्था में पहले से थे उनको ये बहुत बार बताया गया होगा, मॉड x की 3 वैल्यू होती है, x -x और 0। ये x तब होता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ये वैल्यू तब होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, पहला वाला, दूसरा वाला 0 से छोटा और तीसरा वाला x बराबर 0। फिर से आप इसको क्लियर कर लें, मॉड x की 3 वैल्यू है, मॉड x बराबर x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, मॉड x बराबर -x जब x की वैल्यू 0 से छोटी, मॉड x बराबर 0 जब x बराबर 0 हो तब। तो आप इसमें देखिए मॉड x की वैल्यू x 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर है तो प्लस x, अब लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया। जब दो वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब हो गया कि अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब fx बराबर मॉड x हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम 0 पुट करेंगे तो f0 बराबर मॉड 0, मॉड 0 बराबर 0। आप केयर करोगे यदि तो आपके पास 3 बातें आ गई। क्या क्या आ गई? LHL जितना आया था उतना RHL आया था, उतना वैल्यू ऑफ फंक्शन आया था। दिस शोज द गिवन फंक्शन fx बराबर मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। दिया गया फंक्शन fx बराबर मॉड x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x बराबर 0 पे। ये दूसरे क्वेश्चन का बी पोर्शन था। आइए हम लोग इसका सी देखते हैं। इसका जो सी देखते हैं, शुभम वो देखो कहां चला गया। ये वाला ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी पोर्शन। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा है, एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इन ब्रीफ। कहला है कि इसको शॉर्ट में इसकी ब्रीफिंग करिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, और साथ साथ ये भी दिखाइए कि ये रोल्स थ्योरम क्या था। तो चलो इसका सी पोर्शन हम लोग देखते हैं क्या है। लिखा है कि fx नाम का रोल्स का स्टेटमेंट है। ये आपकी कॉपी में रोल्स का प्रूफ भी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। इफ fx इज ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ab, हमारे पास कोई fx नाम का फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ab में। इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, और fa बराबर fb है। तो आपको दिखाना है कि f डैश c की वैल्यू 0 होगी जहां c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूं। जो बच्चे जानते थे एग्जाम्पल ठीक, जो नहीं जानते थे वो आज सीख लेंगे। देखिए अगर आप fx बराबर x² ले लिए और इसका इंटरवल आपने ले लिया -5 to 5, -5 से 5 तक। देखिए fx बराबर x² एक फंक्शन ले लिया और ये वैल्यू ले लिया -5 से 5 के बीच x बिलोंग करता है। अब आप ध्यान से देखो, जो fx है ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, fx कॉन्टिन्यूअस होगा किस इंटरवल में? -5 से 5 के बीच। x की वैल्यू -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखिए, कहीं भी इनफाइनाइट नहीं देगा, अर्थात ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस -5 से 5 के बीच। फिर इसके बाद अगर इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो f डैश बराबर f डैश x इज इक्वल टू 2x आएगा। x की कोई भी वैल्यू इस रेंज के बीच की उठा के यहां रख देंगे तो f डैश x की वैल्यू फाइनाइट आएगी, अर्थात ये वैल्यू हर केस में फाइनाइट दे रही है, ये भी कहीं इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट भी है। तीसरा वाला f5 की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो f ऑफ 5 का मतलब हो गया -5 का स्क्वायर, ये f ऑफ -5 -5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, और f ऑफ 5 अगर निकालोगे पॉजिटिव नंबर के आगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी 25 हो गया। तो आप ध्यान से देखो f ऑफ -5 की वैल्यू f ऑफ 5 के इक्वल है। तो आप देखो ये तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, अर्थात क्या हम कह रहे थे? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab,
देखो ये कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी फॉलो कर रहा है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी में 2x की वैल्यू जो भी आएगी फाइनाइट ही आएगी, इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। अगला है एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है। देखो एफ ऑफ -5 बराबर एफ ऑफ 5 है, तीसरा कंडीशन भी फुलफिल कर गया। अब आपके पास एफ डैश एक्स बराबर 2x है। अगर इसमें एफ डैश 0 निकाल दें तो उसकी वैल्यू पक्का 0 आएगी। जहां जो 0 होगा वो 0 बिलोंग करेगा -5 से 5 के बीच में, -5 से 5 के बीच में। अर्थात ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसको भी देखिए लास्ट लाइन फुलफिल करती है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5 to 5 के बीच, ये रोल्स थ्योरम का एग्जाम्पल है। अगर ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ रोल्स थ्योरम, तो ये आप 100% सही है लिख सकते हैं। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोल्स थ्योरम। क्या है, कैसे, इस बात को समझेंगे थोड़ा। जो बात मैं अभी आपको वहां समझाया था उसी चीज का ज्योमेट्री में लिखना है। लिखा है कि एफ एक्स नाम का जो फंक्शन है वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में। ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस भी है और एफ ए की वैल्यू एफ बी भी है। जब किसी फंक्शन में एफ ए का मान, एफ बी का मान, एफ सी का मान सब आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वह फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकता है। तो ये लिखा देयरफॉर इट इज द केस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन केस जो है कांस्टेंट फंक्शन का है, तो एफ एक्स बराबर के लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा जहां हर एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। अगर ओपन इंटरवल ए बी के बीच की कोई एक वैल्यू ले लिए सी नाम का, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जहां सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जहां सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। आप ध्यान से देखिए, अगर फंक्शन ऐसा कर गया, जैसे एक बात मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। देखिए अगर फंक्शन ऐसा कर गया, ये ग्राफ देखिएगा इसका, ये एफ ए है आपका और ये वैल्यू एफ बी है। तो एफ ए और एफ बी है और इसका कोऑर्डिनेट है ए बी का, जो कोऑर्डिनेट है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ऐसे इसका कोऑर्डिनेट होगा बी एफ बी और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए एफ ए, ये कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट है। अब इस फंक्शन को ग्राफ बना करके कैपिटल ए पॉइंट से कैपिटल बी तक जाना है। देखो कैपिटल ए से कैपिटल बी तक ऐसे जा सकते हैं। तो ये जो लाइन आ रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y बराबर कांस्टेंट के। अब इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब y की वैल्यू एफ एक्स होती है, इसको जब फिर से आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जहां की x बिलोंग करता है उस दिए गए रेंज के अंदर जो ओपन इंटरवल ए बी हमको दिया हुआ है। अगर इस रेंज के अंदर कोई एक c नाम की पॉइंट ले लें तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए, यही तो लाना है रोल्स थ्योरम में हमें, एफ डैश सी बराबर 0 स्टेटमेंट यही तो कहता है। तो अगर यहाँ एक लाइन आई, ये लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन का इक्वेशन y बराबर k होता है, उसको सॉल्व करते गए एफ डैश सी बराबर 0 आ गया। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो कर्व है वो यहाँ से यहाँ तक, जो कर्व a से b तक जा रहा है वो ऐसे न जाकर, इवन हो सकता है कि a से b तक जो कर्व है वो ऐसे चला जाए, ऐसे मतलब पहले इंक्रीज करे बाद में डिक्रीज करे, पहले बढ़ा है फिर घटा है। तो भी जहां से मुड़ेगा ये वहां एक पॉइंट जरूर होगी एटलीस्ट जिसपे खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब ये जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन को फिर से आप मान लो y बराबर के और ये सारी कहानी लिखो तो एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। हो सकता है इवन कि ये जो हमारा कर्व है ये कर्व ऐसे न जा करके नीचे से चला जाए, ये कर्व ऐसे चला जाए, ये इधर से इस तरह से। यहाँ फिर से एक पॉइंट होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसके लिए फिर से ये फॉलो करा सकते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनी, सीधे स्ट्रेट लाइन बन सकती है, या पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, ये तमाम सारे केसेस हो सकती हैं, वो सबका जिक्र यहाँ है। देखिए लिखा ऑल्सो इफ एफ एक्स इज फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ORR फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, देन वी फाइंड ए पॉइंट बिटवीन ए एंड बी
ए और बी के बीच एक पॉइंट जरूर मिलेगी एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस पे खींचा गया टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और उस पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा, जहां सी वो पॉइंट एफ सी सा होगी। देखिए इसमें 3 फिगर भी बने हैं। ये पहला फोटो है स्ट्रेट लाइन वाला जो मैं वहां मिटा दिया था, फिर ये देखो ये ऊपर जाके फिर नीचे आया है और ये नीचे जाके ऊपर गया है। टॉपर्स के बच्चे जो ऑलरेडी पूरा रनिंग क्लास कर रहे थे, पिछले 4 महीना क्लास किए हैं इसका, उनके पास ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका सिग्निफिकेंस पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, वो कॉपी में देख लेंगे, पूरा लिखवाया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन डी है, क्वेश्चन चौथा है सेक्शन बी का, सेकेंड क्वेश्चन का डी। देखिए ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स बताना है। सबसे पहले आपने कर्व लिख लिया वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां जो कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x, देखो x का अधिकतम पावर ये है, ये जो पोर्शन है दूसरा ये x का मैक्सिमम पावर है, ये x का मैक्सिमम पावर है। इसका जो गुणांक है वो y है, तो लिखा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगा y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब खुद x एक्सिस इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो था वो x एक्सिस था। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ई, ये थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन एक बार फिर से मिलने का प्रयास करेगा, आपको मिलना ही चाहिए। अगर ठीक ठाक पेपर बना होगा तो ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का फिर एक मिलेगा। ये डिजिट चेंज होगी, उस बार लोअर रिमांड सम पूछा था, हो सकता है इस बार अपर रिमांड सम पूछ दे, अपर सम पूछ दे, किसी क्वेश्चन को रिमांड इंटीग्रेबल प्रूफ करने को दे दे, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर बनेगा आपके यहाँ। देखिए इसको वीवीआई लिख लीजिएगा, इवेलुएट लोअर। वीवीआई करने का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, पिछले साल के पेपर हैं। आप अपने भी इसको देखिए, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको जितना मैक्सिमम किसी भी कॉलेज का हो, चंदौली, बनारस और आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, जो काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड ये है कॉलेजेस हैं, उसमें सबका एग्जाम 16 को है। आप किसी भी बच्चे को जानते होंगे वहां भेज दीजिए, वो पढ़ लेंगे, ये जरूर फायदा देगा। सबको बता दीजिए और भेज दीजिएगा। इवेलुएट लोअर रिमांड सम LPF वेयर fx इज इक्वल टू 1, जहां x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। जहां पार्टीशन दिया है 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, गिवन fx इज इक्वल टू 1, fx की वैल्यू 1 है, जहां x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। p की वैल्यू ये क्वेश्चन से उतार लिया। इसका जो सब इंटरवल होगा, पहला होगा 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4, 3/4 से 1, तो 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4, 3/4 से 1। यहां जो fx है वो fx की वैल्यू 1 है। देखो ये क्वेश्चन में दिया, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन है। जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसके सारे इन्फिमम का और सारे सुप्रीमम का मान वही होता है। तो हमने यहाँ इन्फिमम लिख लिया m1, m2, m3 डॉट 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 m4, यहाँ ये सुप्रीमम लिख लिया m1, m2, m3, m4 चारों में। देखिए लोअर सम निकालना है तो खाली इन्फिमम से काम हो जाएगा, सुप्रीमम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोनों इसलिए निकाल दिया कि ऐसा ही क्वेश्चन देके किसी में अपर सम पूछ दे तो वो भी आप इसमें देख लें। सिंस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, जैसे ये देखो इसका लंबाई निकालो 1/4 माइनस 0, इसका 2/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 2/4, 1 माइनस 3/4, इसकी सबकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी सबकी 1/4, 1/4, 1/4 ही होगी। तो ये लिखा कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 सबका 1/4 है। अब ये लिखा स्मॉल SD क्योंकि लोअर सम निकालना था, m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3 प्लस डॉट 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 m4 डेल्टा 4, 1 डॉट 1/4, 1 डॉट 1/4। ये देखो m1 स्मॉल m1 1 है, ये डेल्टा 1 1/4 है, तो 1 डॉट 1/4, 1 डॉट 1/4 सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 आएगा। स्मॉल SD इसी को लोअर रिमांड सम कहते हैं, इसका उत्तर 1 है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन श्योर बनेगा, सभी लोग देख लें। ऑलरेडी जो लोग पहले से हैं इस तरह के कई सारे क्वेश्चन में सम निकाले हैं आप। चलिए ये देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है और पिछले साल का ही प्रश्न है ये। जो दो किताब आपके एक साथ आ रही है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें ये इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन है गामा का। डिफाइन गामा फंक्शन एंड इवेल्युएट गामा -1/2। पहले तो गामा फंक्शन डिफाइन करिए और फिर गामा के अंदर -1/2 की वैल्यू निकालिए।
देखिए द गामा फंक्शन ऑफ n इज डिनोटेड बाई, जो गामा फंक्शन होगा n का उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, जैसे आप फैक्टोरियल लिखते थे तो इसी फैक्टोरियल के उल्टा टाइप का ये लिखाता है। जैसे ये n लिखा आपने, इसके आगे ऐसे लगा दिया, इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे, और इसी n के आगे ऐसे लगा दिया तो इसको गामा पढ़ेंगे। ये गामा रीड होता है, ये फैक्टोरियल रीड होता है। तो लिखा द गामा फंक्शन ऑफ n, n का जो गामा फंक्शन उसको डिनोट करेंगे गामा n से और रीड करेंगे गामा n, और डिफाइंड होगा गामा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी के पावर -2 t टू द पावर n-1 dt, जहां n इज ग्रेटर देन 0। सिंस गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, ये जो फार्मूला हमारे पास है, ये बीटा गामा का जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग इसको डिराइव किए थे। गामा n प्लस 1 बराबर m गामा n होता है। अब जहां जहां n है वहां -1/2 पुट कर दो, तो ये गामा -1/2 प्लस 1 -1/2 और -1/2, इसको आप प्रॉपर सॉल्व करो। 1 -1/2, ये देखो ये 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1/2 और गामा 1/2, ये वैल्यू रह गई यहाँ पे गामा 1/2। ये गामा के अंदर 1/2 की वैल्यू रूट पाई -1/2 और गामा के अंदर -1/2। देखिए इसका जो 2 है इधर भेजेंगे तो -2 रूट पाई और गामा के अंदर -1/2, गामा के अंदर -1/2 और इसको इधर ले जाएंगे -2 रूट पाई। ये आंसर है फाइनली। हो सकता है कि इस बार ऐसे भी कर दे, यहाँ गामा के अंदर 3/2 पूछ दे, गामा के अंदर 5/2 पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वैसे भी आपके पास ये फार्मूला भी डिराइव है, इन फार्मूलों में से आप कॉपी पढ़िएगा, देखिएगा ये सारे फार्मूले इस तरह से 3 गामा में है और 4 बीटा में है, 7 फार्मूले डिराइव है, उसमें भी फार्मूला पूछ सकता है। एक तैयार करके ही जाना है उसको, किसी को छोड़ के नहीं जाना है। डिफाइन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जी है क्वेश्चन इसका। डिफाइन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देखिए इसमें से आपको 5 ही करने थे, लेकिन मैं 8 का सॉल्यूशन दे दिया ताकि आपके पास सॉल्व रहे। डिफाइन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड राइट एन एग्जाम्पल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करिए और इसका एक एग्जाम्पल भी लिखिए। देखिए रीमान इंटीग्रल जब कभी होता था तो हमारे पास 2 कंडीशन होती थी कि उसकी लिमिट फाइनाइट हो और साथ साथ उस लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू बाउंडेड हो। तो लिखा इन रीमान इंटीग्रल there are 2 important limitations. Limitation exists for definite integral a to b fx dx such that interval or domain of integration as ab must be bounded या finite। जो इंटरवल हो या जो डोमेन हो इंटीग्रेशन का ab के नाम से वो फाइनाइट हो अर्थात बाउंडेड हो। फिर फंक्शन f जो है वो बाउंडेड है, दूसरे वाले में दूसरा वाला कंडीशन होता है फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन जो f है वो भी बाउंडेड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका देता हूं, देखिए एग्जांपल ये आपके पास है, चलिए देखिए ये एक इंटीग्रेशन है 1 to 2 x² dx, राइट। इसको बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट 1 to 2 है, तो 1 भी फाइनाइट क्वांटिटी है, 2 भी फाइनाइट क्वांटिटी है, दोनों फाइनाइट है, और 1 से 2 के रेंज में x² की वैल्यू भी फाइनाइट आएगी, मतलब बाउंडेड आएगी। तो यहाँ पर खुद लिमिट भी बाउंडेड है और इस लिमिट के रेंज में फंक्शन भी बाउंडेड है, इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। अब देखो एक इंटीग्रेशन जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, 1 to इनफाइनाइट 1/x dx, और एक इंटीग्रेशन हो गया 1 to 2 1 to 3 कर लो 1/x - 2 dx। देखो ये 2 कंडीशन हो गए, इसमें खुद लिमिट अनंत हो गई जबकि इसमें लिमिट दोनों फाइनाइट थी। अगर एक भी लिमिट अनंत हो जाती है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड फर्स्ट। और इसमें लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन इस 1 से 3 के बीच में 2 नाम का एक नंबर है जो यहाँ रखने पर इसकी वैल्यू को अनंत कर देगा। तो यही लिखा है कि इफ आइदर आर बोथ ऑफ एबव कंडीशन, मतलब इन दोनों में से दोनों कंडीशन या कोई एक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई न करे, देन a to b fx dx इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसको बोलेंगे एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन मिल रहा है, व्हेन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन एज ए बी इज अनबाउंडेड, मतलब खुद लिमिट अनंत हो जाए, मतलब कहना ये चाह रहा है a और b इज इनफाइनाइट, खुद a या b में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए या 2 के दोनों इनफाइनाइट हो जाए, वाइल fx इज बाउंडेड, जबकि fx बाउंडेड हो, तब a to b fx dx कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड फर्स्ट। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी अभी दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिए।
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, उसको भी देख लें आप। देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इसका एग्जाम्पल होगा 1 से लेके अनंत तक 1/x dx। देखो इसमें ये लिमिट अनंत है, खुद ये अनंत हो गया, ये वाला लिमिट अनंत है, लेकिन ये लिमिट यहाँ रखोगे तो 1/x की वैल्यू 0 होती है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। फंक्शन बाउंडेड है, मतलब ये फलन जो है आपका ये बाउंडेड है इस रेंज में, लेकिन फंक्शन बाउंडेड रहते हुए भी ये लिमिट खुद अनंत है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड फर्स्ट। ऐसे ही जो अगला वाला है स्टार बना हुआ, व्हेन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज बाउंडेड, जबकि इंटरवल खुद बाउंडेड हो, मतलब फाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन एफ अनबाउंडेड, इसको बोलते हैं a to b fx dx is called improper integral of kind second। एग्जाम्पल भी देख लो, 0 to infinite 1/x, ये improper integral kind फर्स्ट का है, और ये देखो 1 to 3 1/x minus 2 dx is called improper integral of kind second। देखो इसमें एक भी फाइनाइट है, 3 भी फाइनाइट है, लेकिन 1 और 3 के बीच में एक नंबर है 2, जिसको यहाँ रखने पर, ये 2 यहाँ रख दोगे तो ये इसको यहाँ रखने पर ये अनंत दे देगा, इसलिए ये कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ काइंड सेकंड। जिसमें जो 2 है जिस पर ये वैल्यू अनंत हो जा रही है, यहां रख के देखो 2, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट बना देगा, इसलिए ऐसा करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेक्शन का, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। स्टेट डिरिचलेट्स इंटीग्रल फार्मूला। देखिए डिरिचलेट्स इंटीग्रल का फार्मूला था LMN अगर कोई 3 पॉजिटिव नंबर्स हो और इसका ट्रिपल इंटीग्रल लिखना हो, ट्रिपल इंटीग्रल x के पावर l - 1 y के पावर m - 1 z के पावर n - 1 dx dy dz, तो इसका आंसर होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। जहां की ये दिया है कि इसमें जो x y z यूज करते हैं, वेयर इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये होता है कि x y z अगर तीनों को हम लोग जोड़े तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब इसका x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होगी और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। कुल मिलाकर के आपका एक सेक्शन बी था। अब तुरंत इसके बाद हम सेक्शन सी की वीडियो भी आपको दे रहे हैं, ये आप देख लें। सेक्शन बी यहाँ तक था।